हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका प्लेसेस इन न्यूज़ के सेशन में। आई होप आप सबने अच्छी दिवाली मनाई होगी। और आइए अब डिस्कस करते हैं प्लेसेस इन न्यूज़, जहां पर आपको इस मैप के अंदर एक एक वो लोकेशन मार्क करनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो न्यूज़ में थी पिछले एक हफ्ते से, ताकि कोई भी आप मिस्टेक ना करें और कोई भी गलती ना हो आपसे जब प्रीलिम्स या मेंस का टाइम आए। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, विद रेफरेंस टू UNRWA यानी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज। अब पहला सवाल, पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज होते कहाँ पर है, क्या लोकेशन है उनकी। दूसरा, इसको लेके दो स्टेटमेंट है, इट ऑपरेट्स इन गाजा, इजराइल ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक एज वेल एज इन लेबनन, सीरिया एंड जॉर्डन। इट इज फंडेड बाय वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम US, जर्मनी एंड द यूरोपियन यूनियन। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, याद रखिए UNRWA काफ़ी टाइम से न्यूज़ में, तो कहाँ कहाँ ऑपरेट करती है? लेबनन में, सीरिया में, क्या जॉर्डन में भी है या नहीं है, क्या किसी और देश में भी है, कैसे इसको फंड किया जाता है, जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए क्या सही आंसर है इसका, क्योंकि एरिया तो न्यूज़ में है ही है। दूसरा, करंट ब्रिक्स मेंबर्स में से किसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एंडोर्स करने का फैसला किया कि अब वो इसको एंडोर्स नहीं करेंगे, यानी इसके पार्ट नहीं बनेंगे? कौन कौन है? ब्रिक्स के मेंबर कितने हैं भाई? हम अभी तक 5 जानते थे, ब्रिक्स प्लस में 5+4 नए मेंबर्स आए हैं, तो 4 और मेंबर्स कौन कौन से हैं? क्या नाम है उनके, याद है कुछ? सऊदी अरबिया तो मेंबर नहीं बना, EESI, यू में एस नहीं आया, EEIU मतलब इथोपिया, इजिप्ट, ईरान एंड UAE आर द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स प्लस। तो अभी इनमें से कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है? इंडिया तो पार्ट नहीं है, दूसरी कौन सी कंट्री है, ये बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, ब्राजील ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो BRI से हट रही है। इसका मतलब इंडिया और ब्राजील दो ऐसे ब्रिक्स के मेंबर हैं जो कि अब पार्ट नहीं है किस चीज़ का? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है? चाइना का है। जब जी जिनपिंग राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक बड़ा सा प्रोजेक्ट शुरू किया BRI 2013 में, ये सोच के कि भाई दुनिया को हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट बनाएंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे, जोड़ेंगे देशों को, पर हमारे ऊपर निर्भरता बढ़ेगी उससे। और इसके लिए पहले ये लॉन्च हुआ था वन बेल्ट वन रोड के नाम से, बाद में इसे बनाया गया BRI। नाम में थोड़ी दिक्कत आई थी लोगों को, तो BRI बनाया गया। और इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट है, CPEC, यूरेशियन लैंड ब्रिज, चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना सेंट्रल एशिया कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। इन सबको समझेंगे, लेकिन पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि ब्राज़ील वो दूसरी कंट्री बनी है जिससे इससे अपना हाथ पीछे खींच लिया है। पहली कंट्री कौन सी? इंडिया ने तो कभी माना ही नहीं कि ब्रिक्स को वो BRI को मानेगी। कारण ये क्योंकि CPEC जो है वो कश्मीर से गुजरता है, POK से गुजरता है। तो इसलिए हमने कहा भाई आप पहले ही हमारी सोवरेनिटी पे खतरा क्रिएट कर रहे हो, तो हम तो आपको कभी ज्वाइन करेंगे नहीं। तो इसी वजह से व्हेन यू लुक एट इट, तो इंडिया वाज नेवर पार्ट ऑफ इट। नाउ ब्राजील इज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ किसका? BRI का। बाकी दुनिया के बहुत से देशों ने इसे ज्वाइन किया, हाल में इटली भी इससे बाहर निकली थी। इसके मैप्स को समझेंगे, पर इससे पहले जो पहला क्वेश्चन था वो जानते हैं UNRWA। UNRWA असल में न्यूज़ में इसलिए है कि इजराइल की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया कि भाई इसको बैन करेंगे क्योंकि ये हमारे खिलाफ आतंकवाद बढ़ाता है, ऐसी बात है, और कोई एड प्रोवाइड नहीं की जाएगी। UNRWA असल में शुरू ही इसलिए की गई थी, जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज निकले थे उनकी मदद करने के लिए। तो वो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज जो पैलेस्टाइन से निकल के बाहर की तरफ गए थे, वो बसे थे, कुछ वेस्ट बैंक में गए, कुछ वेस्ट बैंक में जिनको जगह नहीं मिली वो गए जॉर्डन में, कुछ गए सीरिया में, कुछ गए लेबनन में। तो जो इसराइल के 3 पड़ोसी देश हैं, लेबनन, सीरिया, जॉर्डन, यहाँ पर जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी रहते हैं उनको मदद करने के लिए ही ये ऑपरेट करती है UNRWA। जो दूसरा स्टेटमेंट है, इसको फंड कौन करता है? तो बिल्कुल वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से फंड होती है। यूनाइटेड नेशंस, जर्मनी, EU वगैरह वगैरह इसको सपोर्ट करते हैं फंड्स देकर। और इसके अलावा UN से भी सब्सिडी मिलती है, जिसके थ्रू ये RWA रन करता है। और RWA मतलब रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज, UNRWA। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर है? लेबनन में, सीरिया में, जॉर्डन में, जहाँ जहाँ उनके रेफ्यूजीज गए उनकी हेल्प करने के लिए। समझ गया? अब आते हैं जरा UNRWA की लोकेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ पर है भाई, क्योंकि रिफ्यूजी कहाँ कहाँ गए। देखिए ये मैप है, इधर इसराइल है, इसके एक तरफ इसकी सीमा सीरिया से लगती है। इसराइल को समझना है, बेसिक सी बात है। वर्ल्ड मैप में देखो, यहाँ पर ये रेड सी आपको दिख रहा है, ये रेड सी, खाली सी जगह रेड सी ऊपर जाता है, यहाँ आता है गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा से ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा इसराइल। इसराइल के अंदर ही वेस्ट बैंक है, यहाँ पर गाजा है। ये सीमा इनकी लगती है किससे? इजिप्ट से। ये असल में सिनाई पेनिनसुला है, जिसके ऊपर पहले इसराइल ने कब्जा किया, बाद में इन्होंने इजिप्ट को वापस कर दिया। तो ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का हिस्सा है। ये है गाजा, ये है वेस्ट बैंक। इसराइल से ठीक ऊपर लेबनन है, इसके वेस्ट बैंक की साइड से बाउंड्री लगती है जॉर्डन की, ऊपर है सीरिया। तो सीरिया, जॉर्डन, वेस्ट बैंक, गाजा, लेबनन। अब जब यहाँ से रिफ्यूजी निकले तो लेबनन भी गए, सीरिया भी गए, जॉर्डन भी गए।
तो इन तीनों जगहों पर UNRWA ऑपरेट करती है। ठीक है, ये हमने समझ के अब लेबनान में एक और UN एजेंसी काम करती है, उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। लेबनान कहाँ है, लोकेशन समझ लो, इधर मेडिटेरेनियन सी है, इधर इजराइल है, इजराइल के ऊपर लेबनान, यहाँ पर सीरिया। ये जो जगह आपको दिख रही है शेडेड, ये शेडेड इसलिए है क्योंकि इसका नाम है गोलन हाइट्स। ये पार्ट हुआ करता था कभी सीरिया का, लेकिन इसके ऊपर कब्जा जमा के इजराइल बैठा हुआ है, तो गोलन हाइट्स इज़ इन कंट्रोल ऑफ इजराइल। ये वेस्ट बैंक है, ये जॉर्डन है। वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं, जॉर्डन रिवर के वेस्ट पे है तो वेस्ट बैंक कहते हैं। ऊपर यहाँ पर सी ऑफ गैलिली भी इसी रीजन में, तो वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, ब्राज़ील ने क्यों ऑप्ट आउट किया BRI से। पहले इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया पार्ट क्यों नहीं है, इंडिया तो इसलिए पार्ट नहीं कि हमारी सोवरेनिटी पर खतरा है इससे, इसलिए हमने कहा कि भाई हम इसका पार्ट नहीं करेंगे। ब्राज़ील का कहना ये है कि भाई इसकी वजह से जो इकोनॉमिक प्रेशर बन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ब्राज़ील इससे बाहर निकलेगा। और ब्राज़ील चाहता था कि वो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को और अट्रैक्ट करे, ब्राज़ील में इन्वेस्टमेंट बढ़े, जो एक अच्छी पहल है। पर उस अच्छी पहल को नज़र लग गई किस चीज़ की, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट तो करते हैं पर वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब जो डायनेमिक्स है वो बदल रहा है, ब्राज़ील ने इससे निकलने का फैसला किया है। ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हो ये रहा है कि ज़रा समझे पहले BRI का खेल है क्या। आपने ज्वाइन किया BRI, सोचा कि भाई आपको फंडिंग मिलेगी। मान लो आप एक घर चला रहे हो, ठीक है, आप पढ़ते हो, इंस्टीट्यूट जाते हो, स्कूल जाते हो, आपके पास एक साइकिल है, आपको आके चाइना कहेगा क्यों ना भाई आप एक स्कॉर्पियो खरीद लो और स्कूल भी आना जाना और उसको किराए पे चढ़ाना, बहुत पैसे मिलेंगे। आपको कहोगे पैसे कहाँ से आएंगे, चाइना कहेगा भाई कोई बात नहीं, मैं लोन दे रहा हूँ, आप स्कॉर्पियो खरीदो तो सही, या आप सफारी खरीद लो। तो आप झांसे में आगे सोचोगे हाँ क्यों ना खरीद लिया जाए। लेकिन जब आप खरीदते हो तो पता लगता है भाई इसके पेट्रोल के पैसे ही पूरे नहीं हो पा रहे, डीजल के पैसे नहीं निकल रहे, कोई किराए पर नहीं ले रहा और इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लग रहा है, वो कहाँ से चुकाएं। तो चाइना कहेगा भाई कोई बात नहीं, इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे, जो तुम्हारे पास साइकिल देना मुझे थमा दो। तो अब तो स्कॉर्पियो खरीदी, ना स्कॉर्पियो मिली ना साइकिल मिली, और आप अगर फंस तो इस चक्कर में तो हो ये रहा है कि ना आपके पास वो साइकिल रही जिससे आप स्कूल जाते थे या पढ़ने जाते थे, वो भी वो लेके चला गया इंटरेस्ट के नाम पर। स्कॉर्पियो से लोन लेके खरीदी, स्कॉर्पियो भी उसके पास है और आपके ऊपर उसका कर्जा भी हो गया। तो कुछ ऐसा ही चाइना देशों के साथ करता है और ब्राज़ील इस चीज़ को समझ गया। ब्राज़ील ने कहा कि भाई हमें BRI का पार्ट नहीं बनना। इससे पहले इटली भी इससे बाहर निकला। इटली इकलौती ऐसी कंट्री थी G7 की जिसने BRI को ज्वाइन किया था। और ब्राज़ील का स्टांस इंडिया के क्लोज लाता है, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन जो सॉवरेन रीजन है वहाँ से निकल रहा है, तो एक प्रॉब्लमेटिक इशू यहाँ पर बनता है, इसीलिए ये इससे बाहर वो चाइना की डोमिनेंस को कम करता है लैटिन अमेरिका में। ब्राज़ील की लोकेशन हम देखें कहाँ पर है भाई, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री ब्राज़ील, यहाँ पर ब्राज़ील का इलाका है। ब्राज़ील की बाउंड्री किस किस देश से लगती है, तो लगभग पूरा ही साउथ अमेरिका ऑलमोस्ट ये कवर करती है। यहाँ से आप शुरू करो, नीचे उरुग्वे है कोने में, उरुग्वे के बाद अर्जेंटीना और पैराग्वे, इन 4 देशों का, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ये जो बूपा कंट्रीज़ हैं, बूपा कंट्रीज़ का एक ट्रेड ग्रुप है, उसका नाम है मर्कोसुर। FTA है इनके बीच में, जहाँ आप जैसे EU है ना, उसी तरह से मर्कोसुर है जो यहाँ पर ऑपरेट करता है। ठीक है, फिर ये बात आ गई यहाँ पर बाउंड्री किससे किससे लगती है, तो क्या चिले से ब्राज़ील की बाउंड्री लगती है, तो नहीं लगती। क्या इक्वेडोर से लगती है, तो नहीं लगती। बाकी आप देख लो मेजरली सारी कंट्रीज इनकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो ये ब्राज़ील की कहानी है, कहाँ कहाँ इसकी बाउंड्री लगती है। ब्राज़ील में आपके अमेज़न का फर्स्ट का इलाका इस रीजन में है, और यहाँ पर वो लगता है ये इलाका है वेनेजुएला, गयाना का, सूरीनाम। तो ये वो जगह जहाँ हम ब्राज़ील की ज्योग्राफी समझ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है इंडिया का, साउथ अमेरिका में है भी। तो क्या इक्वेडोर से ब्राज़ील की बाउंड्री लगती है, नहीं लगती है। क्या चिली से लगती है, नहीं लगती है। बाकी देशों में आप मेजरली देखोगे इनकी बाउंड्री सबसे लगेगी, इसलिए जो एक्सेप्शन है उसको याद रखो। चिले एंड अर्जेंटीना से लगती है, बिल्कुल लगती है। किससे नहीं लगेगी, चिले से नहीं लगेगी एंड इक्वेडोर। ठीक है, बाकी लैंड लॉक कंट्री कौन सी है, बोलिविया है, पैराग्वे है, लैंड लॉक कंट्री है। बूपा कंट्रीज की मैं बात कर रहा था, क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है विच इज़ मर्कोसुर, एक इन्होंने आपस में रीजनल अलायंस बनाया हुआ है। ठीक, अब इन्होंने कहा कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे BRI के अलग अलग कंपोनेंट है, इसको समझते हैं। पहला CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखिए ऑलरेडी 44 कंट्रीज़ अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका, कैरेबियंस की 22 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है। बहुत 150 से ऊपर कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया। क्यों, क्योंकि लोन मिल रहा है, रोड बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, पर चाइना उसमें उन्हें फंसा रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट दे रहा है जो सस्टेनेबल नहीं है। वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट इन्हें कहते हैं। सफ़ेद हाथी खरीद के ले आओ, खिलाओगे क्या, और काम वो कुछ करेगा नहीं। कुछ ऐसे ही BRI के प्रोजेक्ट हैं जिसके चक्कर में श्रीलंका बर्बाद हुआ, मालदीव्स बर्बाद हो रहा है, बांग्लादेश के ऊपर दबाव बढ़ा, वियतनाम के ऊपर दबाव बढ़ा, वियतनाम नहीं, थाईलैंड के ऊपर दबाव बढ़ा। इन कंट्रीज़ की हालत ख़राब है। तो पहले बात करते हैं CPEC की। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, काशगर जो चाइना का प्रोविंस है यहाँ से निकलता है, POK क्रॉस करते हुए वो यहाँ से आता है ग्वादर में। ग्वादर में एक पोर्ट बनाया है। ग्वादर असल में कहाँ है, तो ये है
बलूचिस्तान में। यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा सा डीप सी पोर्ट बनाया, डीप वाटर पोर्ट, और ये कनेक्टेड है काशगढ़ से। तो चाइना को सीधा सीधा अंदर ही अंदर ये पर्शियन गल्फ से, ईरान से उन्हें कुछ लेना है तो वहाँ से लाएंगे, सीधा ग्वादर के थ्रू बाय रोड वो चाइना पहुँच जाएंगे। तो उनके इस रीजन को काफ़ी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और इन्वेस्टमेंट का सहारा ही देगा। इसी कॉरिडोर पे बहुत से इन्होंने चीज़ें बात की कि हाईवे बिल्ड करेंगे, पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर काम करने के लिए जब प्रोजेक्ट बनता है तो ऐसा नहीं कि बलूचिस्तान के लोग यहाँ काम करेंगे। काम करने चाइना के ट्रक्स आएंगे, उनमें लोग भर के आएंगे, वो यहाँ के काम करेंगे, क्योंकि इनका कहना एक्सपर्टीज ही नहीं के पास है। जो वो रोड बनेगा ये बनाएंगे चाइनीज़, इनके वर्कर्स बनाएंगे, और जो काम करेंगे उसका बिल कौन भरेगी? पाकिस्तान की सरकार। उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। कुछ पटाखे फूट रहे इसके लिए सॉरी, तो बिल भी इन्हें पे करना पड़ेगा। तो ये बिल पे करने की प्रॉब्लम जो है एक बहुत बड़ी समस्या है अब पाकिस्तान के लिए और हर देश के लिए। तो इसीलिए काफ़ी विरोध हो रहा है बलूचिस्तान में इनके इस पोर्ट का भी और इस प्रोजेक्ट का भी। तो ये क्योंकि पीओके से गुजरता है, जो इंडिया का इलाका है, इसलिए इंडियंस का सख्त विरोध किया गया। हम इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं है। ये इसका इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। बहुत सारी 28 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट चाइना ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर की है। अब कुछ प्रोजेक्ट वो वापस खींच रहा है क्योंकि पाकिस्तान से पैसे ही नहीं मिल रहे, फंसे जा रहे हैं उसके पैसे, ठीक है। दूसरा, ये एक सेंट्रल एशिया से इन्होंने रूट बनाया है कि भाई चाइना यहाँ से निकलते हुए अलमाटी होते हुए यूरोप पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये अभी जो रूट है वो रशिया वाला रूट था सेंट्रल एशिया से, अब इसको चाइना से खींच के ले जा रहे हैं, ये रूट है। और इस रूट को आप कह सकते हैं, जिससे हमने देखा यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक लैंड ब्रिज है, रेलवेज का कनेक्टिविटी रोड, रोडवेज का कनेक्टिविटी रोड, शंघाई से लेके आप सीधा मॉस्को और वहाँ से यूरोप तक का रास्ता इन्होंने बना लिया है सेंट्रल एशिया से होते हुए। तो कई सारे कॉरिडोर हैं। यूरेशियन लैंड ब्रिज यहाँ से देख सकते हो आप, ये एक ऊपर वाला हिस्सा कॉम्पोनेंट है। एक यहाँ सीपेक यहाँ से गुजर रहा है। एक बांग्लादेश PCIM पहले बनाना चाहते थे, जो अब कैंसिल हो गया क्योंकि इंडिया ने कहा कि भाई हमें इसका पार्ट बनना नहीं। तो इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट इन्होंने रन करने स्टार्ट किए। यहाँ पर एक चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर बनाया है। यहाँ से एक इनका वेस्ट एशिया कॉरिडोर है। इसमें पूरी दुनिया को कनेक्ट करने की कोशिश है। अब सवाल आप सोचोगे इतने पैसे इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं, 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा डॉलर्स? इसका रीज़न ये है, चाइना के पास बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई पड़ी हैं, उसको सामान बेचना है। वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। बेचेंगे कैसे? तभी तो जब वहाँ पर सोर्स मिलेगा, वहाँ तक कनेक्टिविटी होगी। तो इन कनेक्टिविटी के थ्रू ये ऐसे रोड और ऐसे कॉम्पोनेंट बिल्ड कर रहे हैं जिससे वो वहाँ तक पहुँच पाए। और जब वहाँ वो पहुँचेंगे तो उन देशों के ऊपर वो दबाव बनाएंगे, भाई हमसे सामान खरीदो क्योंकि हम ही वहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं। उनकी पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करेंगे, उनके ऊपर इतना ज़्यादा लोन होगा कि वो उन्हीं की सुनेंगे। और इसी चक्कर में चाइना BRI को लोगों ने ज्वाइन किया और बाद में फंसते जा रहे हैं। ये इसका सेंट्रल एशिया का कॉम्पोनेंट हो गया, जहाँ आप देख रहे हो चाइना के उरुक्विम को ये अलमाटी सेंट्रल एशिया से पूरा कनेक्ट करते हुए वेस्ट एशिया तक ले गए हैं, अंकारा टर्की, फिर यहाँ से यूरोप। तो कहने का मतलब ये है, जो कॉरिडोर्स हैं सेंट्रल एशिया से गुजर रहे हैं। सेंट्रल एशिया से कैसे गुजर रहे हैं? जो इनका ये वाला इलाका है, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान होते हुए टर्की तक जा रहा है। इसका एक हिस्सा ईरान और एक हिस्सा सऊदी अरेबिया तक जा रहा है। तो पूरा मिडिल ईस्ट भी कनेक्ट हो रहा है, पूरा सेंट्रल एशिया कनेक्ट हो रहा है। यहाँ से ये ऑलरेडी अपना एक रूट, जैसे मैंने आपको बताया, सीपेक पहले डेवलप कर चुके हैं, एक रूट यहाँ से डेवलप्ड है। तो पूरी दुनिया को ही कनेक्ट करने का इन्होंने अपना बीड़ा उठाया हुआ, जिसके थ्रू अपना सामान बेचें, सस्ता तेल मिले। देखो यहाँ से क्या फ़ायदा है। ईरान से इनकी पाइपलाइन है, जिससे ईरान का सस्ता तेल इन्हें मिल जाता है। पाकिस्तान से सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाएगी। सेंट्रल एशिया में यूरेनियम है, वो यहाँ से मिल जाएगा। और बदले में इन सभी मार्केट्स को अपना सस्ता सामान ये बेचते फिरेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इनको। अमेरिका भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि यहाँ कोई समुद्र नहीं है कि वो घुस के उनके जहाजी बेड़े यहाँ आ जाएंगे। तो चाइना के पास एक फ्री हैंड रहेगा और इन कंट्रीज़ के ऊपर दबाव भी बना पाएंगे। जबकि आप ईस्ट एशिया की तरफ आओ तो म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जहाँ खाओपियू एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जहाँ से वो सारा इनका जो ऑयल और रिसोर्सेज है वो लेके अपने देश चले जाते हैं कुनमिंग तक। फिर यंगोन में अगेन वहाँ से भी कॉरिडोर बनाया है ताकि यहाँ जो भी रिसोर्सेज हैं वो चाइना को सस्ते दरों पर मिल जाए। और इन चक्करों में बहुत से देश दबाव में आ जाते हैं चाइना के, उनके दबाव में फंसकर तबाह हो जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, सीपेक, चाइना मंगोलिया रशिया, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरेशियन लैंड ब्रिज, ये सब आपको समझना इंपॉर्टेंट है। और चाइना यहाँ तक कि ये जो आपको दिख रहा है थाईलैंड, यहाँ पर भी एक लैंड ब्रिज बनाने की बात कर रहा है, ठीक है, जिस लैंड ब्रिज को कहते हैं क्रा लैंड ब्रिज। पहले इस्थमस बनाना चाहता था, क्रा को काट के एक पोर्ट सिटी पर, अब वहाँ पर अब लैंड ब्रिज बनाने की बात है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अलग अलग कंपोनेंट है, इससे अब ब्राज़ील बाहर निकला है, ठीक है। समझ गया लोकेशन चीज़ें क्या पॉलिटिक्स है, क्यों इसको वो बढ़ाना चाहता है ताकि मैन्युफैक्चरिंग अपनी पुश कर सके। लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पुश होगी तो उनके पॉलिटिक्स पे इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो लगातार इंटरेस्ट में कंट्रीज़ को डुबा कर मार देते हैं। अगला टॉपिक है, एक पैसेंजर टर्मिनल इंडिया ने बनाया है, पेट्रापोल लैंड पोर्ट। पेट्रापोल कहाँ पर बना है? एक ऐसी कंट्री जहाँ के साथ इंडिया के थोड़े विवाद चल रहे हैं। यानी ये एक ऐसा पोर्ट होगा, लैंड पोर्ट। जैसे पोर्ट कहाँ होता है? समुद्र पे होता है।
जहाँ से आपका सामान जाता है, लेकिन ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे लैंड पोर्ट है। इंडिया नेपाल बॉर्डर पे भी, इंडिया भूटान और इंडिया बांग्लादेश पे जहाँ पे लैंड बाउंड्री है वहाँ पर लैंड पोर्ट बनाने की बात की गई है ताकि कस्टम्स का काम एक साथ हो सके। तो ये हो रहा है कहाँ, पेट्रापोल में। पेट्रापोल कहाँ पर है, उत्तर 24 परगना जो वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बनेगा। 20,000 पैसेंजर पर डे ये टर्मिनल जो हैंडल कर सकता है। इसमें एक मैत्री द्वार होगा जहाँ की दोनों बांग्लादेश और इंडिया उसको इक्वली हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पर है 24 परगना वेस्ट बंगाल में, यहाँ बनेगा पेट्रोपोल टर्मिनल और लैंड पोर्ट। कहाँ पर है पेट्रोपोल, ये रहा 24 परगना के पास इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर, ठीक है। इंडिया नेपाल में जोगबनी वाला है ऊपर, वो भी इंग्लैंड पोर्ट है। तो जो ज़मीन पे पोर्ट बनता है उसे लैंड पोर्ट कहते हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। इंडिया और स्पेन ने कंडेम किया है कि लेबनान के पीस कीपर के ऊपर अटैक्स हुआ। लेबनान में यूएन के पीस कीपर्स हैं, उन्हें कहते हैं UNIFIL, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ये यहाँ पर 1978 में भेजे गए थे शांति स्थापित करने के लिए। तब से यहाँ पर है, साउथ लेबनान में है, और उनके ऊपर इसराइल ने कुछ हमले किए इसको लेकर, जहाँ बहुत विवाद हुआ क्योंकि इंडिया के लोग भी यहाँ पर, इंडिया के जो इंडिया बेस पे कंट्रीब्यूट करता है अपने सोल्जर्स भेजकर, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, नेपाल, चाइना वगैरह। तो इसको लेकर इंडिया ने कहा कि गलत हुआ है, इसराइल ने इनके ऊपर हमला किया है। तो आप सोचोगे UNFIL क्या कर रहा है। UNIFIL और UNRWA में क्या अंतर है। RWA रिलीफ का काम करता है, जो रिफ्यूजीज है उनको रिलीफ देता है, वो पैलेस्टीन से जो लोग गए हैं उनसे संबंधित है। जो यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान है, इसका संबंध उनसे कहीं से भी नहीं है। UNIFIL जो है वो अलग कहानी है। वो कहानी कुछ इस तरह से है कि देखो, लेबनान का देश, ठीक है, लेबनान असल में 3 बड़ी कम्युनिटीज़ यहाँ पर है, ऑलमोस्ट 45% के हिसाब से, शिया, सुन्नी और क्रिश्चियन। पहले ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी, बाद में जब ये आज़ाद हुई तो इन तीनों कम्युनिटीज़ के बीच में एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। तो स्ट्रगल में बहुत सालों तक एक तरह का सिविल वॉर यहाँ छिड़ा हुआ था, और सिविल वॉर में बार बार जंग होती थी। तो यूएन ने अपनी एक फोर्सेस 1978 में यहाँ स्टैब्लिश की थी साउथ में, क्योंकि इसके ऊपर इसराइल ने हमला कर दिया था। अब आपको इसराइल ने क्यों हमला कर दिया, देखो 3 कम्युनिटीज़ हैं तो इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ क्या निकाला गया कि प्रेसिडेंट एक का, स्पीकर ऑफ लोकसभा एक का और प्राइम मिनिस्टर एक ग्रुप का, तीनों कम्युनिटी के अलग अलग मेंबर्स होंगे जिनको एक एक पावर शेयर दिया जाएगा। तो हो ये रहा था कि तीनों ग्रुप्स ने, शियाज ने, सुन्नीस ने, क्रिश्चियंस ने अपनी अपनी मिलिट्री खड़ी कर रखी थी, उनके अपने विंग्स थे जो लड़ते थे आपस में। तो बाद में हुआ ये कि जब ये सब चल ही रहा था तो नीचे इसराइल है, यहाँ पर इसराइल पैलेस्टाइन का विवाद जब हुआ तो बहुत से पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज लेबनान में जाकर रहने लग गए। जब ये लेबनान में गए तो वहीं पर उन्होंने पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO जो है, जो पैलेस्टाइन की आज़ादी की बात करता था, उसने अपना गढ़ भी लेबनान में बनाया था। तो इसराइल ने कहा भाई यहाँ से हमारे खिलाफ युद्ध हो रहा है तो हम यहाँ पर हमला कर देंगे। जब ये युद्ध हुआ तो इस रीजन में एक बड़ी मिलिट्री ग्रुप बहुत स्ट्रांगली आगे उठकर आई। उस ग्रुप का नाम था हेजबुल्ला। हेजबुल्ला एक शिया मिलिटेंट ग्रुप था जिसको इसराइल सपोर्ट कर रहा था। वो इसराइल से लड़ने के लिए खड़ा हुआ, जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा था हेजबुल्ला को। तो हेजबुल्ला ने बहुत जमकर लड़ाई लड़ी इसराइल के साथ। और उसके बाद यहाँ पर एक UNRWA जो पहले काम कर रहा था रिफ्यूजीज़ के साथ, उसके अलावा पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए यहाँ एक UN की इंटरिम फोर्स खड़ी की गई जो लेबनान में जो विवाद है साउथ लेबनान में उसको शांति बनाए रखे, वहाँ पर जो सभी ग्रुप्स के बीच में एक तरह समन्वय बना के रखे। तो उसके लिए इन्हें भेजा गया साउथ लेबनान के इलाके में। देखिए साउथ लेबनान यहाँ पर है, लितावी रिवर और टायरे के आसपास का रीजन, जहाँ एक तरफ इसका सीमा लगती है सीरिया से, एक तरफ इसराइल से, और एक तरफ पूरा का पूरा क्या है, मेडिटेरेनियन सी। तो ये लेबनान की बेसिक सिर्फ ज्योग्राफी है, समझ लीजिए। 2 तरफ से सीरिया से घिरा हुआ है, एक तरफ से इसराइल है, एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है, और इसके साउथ में UN की इंटरिम फोर्सेस थी जो एक तरह से यहाँ पर पीस पे दे रहे अलग अलग ग्रुप्स में, और कोई मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव ना हो उसको रोकने के लिए था। हालांकि लेबनान के ऊपर मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक वीडियो है जिसमें आप डिटेल में इसकी हिस्ट्री जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी अलग अलग ग्रुप्स रहे। सीरिया ने भी अटैक किया, इसराइल ने भी अटैक किया, उस टाइम में सऊदी अरब के भी ग्रुप थे जो एक्टिव थे। ईरान यहाँ पर हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, तो हिजबुल्लाह बहुत स्ट्रांग फोर्स बन के उभर गई। तो बहुत सारी पॉलिटिक्स हैं यहाँ पर अभी जो इंपॉर्टेंट है लोकेशन, लेबनान कहाँ सिचुएटेड है, लेबनान की बाउंड्री किन किन देशों से लगती है, साउथ लेबनान में क्यों UN की पीस कीपिंग फोर्सेज है वो समझ लिया। इस पूरे रीजन को एक बार दोबारा देख लो। ये इजिप्ट है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला जिसको कुछ टाइम तक कब्जा करके रखा था इसराइल ने, बाद में इजिप्ट को वापस कर दिया। ये इसराइल की सीमा है, यहाँ गाज़ा, यहाँ पर है आपका वेस्ट बैंक, ये ऊपर लेबनान है, यहाँ पर है गोलन हाइट्स जो सीरिया का था जिसके ऊपर इसराइल का कब्जा है, यहाँ सीरिया है, ये है सी ए गैलिली, ये है जॉर्डन रिवर, ये है इसका वेस्ट बैंक, ये है डेड सी। तो ये हमने समझ ली बेसिक ज्योग्राफी। ऊपर आप जाओगे तो लेबनान है, लेबनान के इधर सीरिया हो गया, ऊपर भी सीरिया है, नीचे इसराइल है, ये है मेडिटेरेनियन सी। साउथ लेबनान में UN की पीस कीपिंग फोर्सेज या UN की जो आपकी पीस कीपर्स है वो वहाँ पर है। और इसका विरोध इंडिया और स्पेन ने किया है, और इंडिया स्पेन की CEO की मीटिंग भी हुई, इंडिया स्पेन के बीच में संबंध बढ़ाने की बातें हो रही है, वो तो बात की बात है। लेकिन
आप पहले समझो लेबनान कहाँ लोकेटेड है, समझ लिया, ये लेबनान है, नीचे इजराइल है, यहाँ पर सीरिया है, यहाँ पर इराक है, और इराक के बाद कौन सा देश है, ईरान है। अब कहानी ये है कि देखो, ईरान एक शिया मेजोरिटी कंट्री है, शिया पावर ग्रुप है, तो ईरान का दबदबा ईरान के ऊपर भी है, सीरिया के ऊपर भी है, इराक के ऊपर भी है, और यहाँ लेबनान में उन्होंने साउथ लेबनान में स्ट्रांगली हिजबुल्लाह को खड़ा कर रखा है। तो हिजबुल्लाह से लेके ईरान तक एक पूरा आर्क ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान का, यानी उनकी जो शिया मिलिट्री है वो यहाँ से वहाँ तक फैली हुई है, जो अक्सर इसराइल को तंग करती है। इसे कहते हैं आर्क ऑफ रेजिस्टेंस, ईरान का आर्क ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, जो मेडिटेरेनियन सी से लेकर आपका पर्शियन गल्फ तक है, ठीक है। ये आपने समझ आ गया क्या क्या इलाके की बात हो गई, कहाँ पर कौन ग्रुप लोकेटेड है। एक और मैप है उसमें दिखा देते हैं मैं आपको दोबारा। ये देखो, ये लेबनान है, ये साउथ लेबनान है, यहीं पर एक्टिव है हिजबुल्लाह भी, यहीं पर यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस भी है, ताकि यहाँ पर शांति बनी रह सके इस चीज़ के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया आपको UNFIL कहाँ पर है। UNRWA पीस कीपिंग फोर्स नहीं है, UNRWA रिलीफ का काम देखती है रिफ्यूजीज़ के लिए, और ये जो UNIFIL है, ये यहाँ पर पीस इंश्योर करने के लिए, भाई अलग अलग ग्रुप आपस में ना लड़ें। जब अलग ग्रुप्स के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ निकाला गया था, तो ये बोला गया था कोई भी जो मिलिटेंट ग्रुप है वो हथियार नहीं उठाएगा, केवल हिजबुल्लाह को हथियार उठाने के लिए परमिट दिया गया। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह ने 2006 में भी इसराइल के साथ लड़ाई लड़ी, इसराइल को कई बार हराने में कामयाबी हासिल की। हराना तो बड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द हो गया, एटलीस्ट रेसिस्ट करने में बड़ा रोल निभाया ईरान की मदद से। उसके पास बहुत सारे रॉकेट्स भी हैं, लेकिन अब लेबनान इस वॉर का हिस्सा बन गया क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार यहाँ पर अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर। तो ये बेसिक कहानी है इस रीजन के ऊपर, ठीक है। एक बार मिडल ईस्ट को दोबारा देख लो, ये ईरान है, ये इराक है, ये सीरिया है, इन पूरे एरिया में ईरान का दबदबा है। यहाँ पर भी साउथ लेबनान में शिया ग्रुप लेबनान एक्टिव है। यहाँ नीचे जो सऊदी अरेबिया के नीचे आपका यमन है, वहाँ पर हुतीज़ हैं। ये इजिप्ट का पार्ट है, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या कहते हैं इसको, सिनाई पेनिनसुला। ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ये है गल्फ ऑफ स्वेज, ये है स्वेज कनाल, ठीक है। ये है मेडिटेरेनियन सी, ये है लेबनान, ये है सीरिया, ये है इसराइल, ये है गाज़ा, ये है वेस्ट बैंक, यहाँ है जॉर्डन रिवर, ये है जॉर्डन का देश, यहाँ है सी ऑफ डेड सी, ऊपर है सी ऑफ गैलिली। तो ये सारी जोग्राफिकल लोकेशंस आपको इस तरह से याद करनी चाहिए, याद होनी चाहिए। लेबनान की जोग्राफी में आपको बैरेट इनका कैपिटल है, यहाँ पर अगेन इस पर भी बहुत ज़्यादा दबदबा किसका है, लेबनान का है। यहाँ पर एंटी लेबन माउंटेन्स है, लेबनान माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेबनान मतलब बेसिकली होता है, अब जो हिजबुल्लाह है उसका मतलब क्या होता है, हिजबुल्लाह मतलब होता है पार्टी ऑफ द गॉड, ठीक है। तो यहाँ लितानी रिवर है। ये बेसिक जोग्राफी आई होप आप समझ गए होंगे अब क्या है UNRWA और UNIFIL में क्या अंतर है। इस पूरी जोग्राफी को समझ गए होंगे क्या कहानी है। आपको इसका PDF चाहिए, नीचे लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। कमेंट में आपको पिन मिल जाएगा वो, ठीक है, बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगा। और आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल PWOnlyIAS ऑफिशियल भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको स्कैन करके। ये था आज का वीडियो। प्लीज़ गो बैक एंड लोकेट दोज मैप्स, दोज लोकेशंस। कीप ऑन वॉचिंग OnlyIAS and have a nice day.